हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हमारी एक सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी को लेकर के एक सीरीज चल रही है जिसमें विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले, अपने लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले हम बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से एक पुस्तक की। सामान्य विज्ञान के नाम से ये पुस्तक निकाली गई है जिसमें आईएएस और स्टेट पीसीएस के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को मिला करके लगभग 250 पेपर या उससे भी ज्यादा पेपरों को कंबाइन करके सेक्शन वाइज तोड़ करके प्रश्नों को क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। और इसमें 3500 से 3600 प्रश्नों को सेक्शन वाइज प्रेजेंट किया गया है। लेकिन इसमें एक बात और खासियत है कि सिर्फ प्रश्नों को डायरेक्ट नहीं प्रेजेंट कर दिया है, बल्कि प्रश्नों से पहले एक थ्योरी वाला पोर्शन भी साथ में जोड़ा गया है। अब उससे क्या बेनिफिट रहेगा कि आपको अलग अलग नोट्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उसके साथ ही हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है तो एक्स्ट्रा नॉलेज या नॉलेज प्लस करके उसमें और भी एक्स्ट्रा डाटा को जोड़ दिया गया है। आप ये पुस्तक खरीद लीजिए। उसकी वजह यह है कि हम लोग भी जब करेंगे तो जो भी कुछ डाटा या कोई सॉल्यूशन का ऐसा कोई तरीका होगा, ट्रिकी सॉल्यूशन होगा या कोई और एक्स्ट्रा डाटा होगा, तो उसको साथ ही साथ आप क्या करिए, ऐड करते चले जाइए पुस्तक में ही। इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम काफी सारा बच जाएगा। आप जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा सा क्या 20 दिन डिले हो गया है, तो आपके पास और भी अब टाइम हो गया है, और भी बेहतरीन धारदार तैयारी आप कर सकते हैं। तो इस साल अगर आप देने वाले हैं एग्जाम, तो अरिहंत की सामान्य विज्ञान की प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से इस पुस्तक को जरूर खरीद लीजिएगा। तो अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत धारा के प्रभाव। वैद्युत धारा के प्रभावों की बात करें, वैद्युत धारा के हम यहाँ पे प्रभाव देखते हैं, तो वैद्युत धारा के 3 तरह के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, प्रभावों की बात करेंगे तो वैद्युत धारा के मूल रूप से 3 प्रभाव हैं। एक है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है रासायनिक प्रभाव, और तीसरा है हमारे पास यहाँ पे जिसको हम कहते हैं प्रेरण प्रभाव, या जिसको हम कह सकते हैं चुंबकीय प्रभाव। मूल रूप से वैद्युत धारा इन 3 प्रभावों को शो करती है। ऊष्मीय प्रभावों के बारे में जूल के द्वारा नियम दिए गए थे। तो वास्तव में क्या होता है कि जब किसी तार से होकर के ऊष्मा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तार में टक्कर मारते हैं, और टक्कर मारने की वजह से क्या हो जाता है, उस तार का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर को बढ़ने की जो घटना है उसी को क्या कहा जाता है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु से होकर वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण यदि वस्तु के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो यह घटना ऊष्मा प्रभाव कहलाती है वैद्युत धारा का। उदाहरण के लिए हम बात करें तो वैद्युत प्रेस, केतली, बल्ब, टोस्टर, फ्यूज वायर, ये सभी उदाहरण हैं ऊष्मीय प्रभाव के। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जूल साहब ने इसके लिए नियम दिया, तो उन्होंने ये बताया कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, मतलब कि किसी तार से होकर के जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतनी ही ज्यादा उसमें ऊष्मा भी बनेगी, या उतना ही वो तार गर्म होता चला जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि तार का प्रतिरोध वैद्युत धारा का विरोध करने का गुण जितना ज्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, वैद्युत धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। भाई अगर मान लीजिए आप कम समय के लिए वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कोई तार होगा या कोई चीज होगी वो कम गर्म होगी, ज्यादा टाइम के लिए करेंगे तो उसमें से ज्यादा ऊष्मा निकलेगी। मतलब टाइम जितना ज्यादा होगा निष्कासित ऊष्मा भी उतनी ही ज्यादा होगी, या उत्पन्न ऊष्मा भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके आखिर यूज क्या है। तो जो हमने उदाहरण देखे हैं उन्हीं को हम यूज के रूप में देखेंगे। अब ये कह रहा है वैद्युत बल्ब में, तो वैद्युत बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन का तंतु हम यूज करते हैं। टंगस्टन क्या है, एक धातु है जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। यहाँ 1500 से 2500 तक क्या होता है,
बढ़ता है यहाँ पे टेम्परेचर, गलनांक होता है इसका 3400 डिग्री, 34,000 नहीं, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। आर्गन एवं नाइट्रोजन क्या होती है, विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है। अब देखेंगे कि आखिर विद्युत बल्ब की क्या संरचना है। तो विद्युत बल्ब देखिए क्या है, कांच का एक कोई बर्तन टाइप की कोई चीज है, या एक मान लीजिए कि एक यंत्र है, और उसके अंदर क्या है, दो टर्मिनल हैं, दो धातु के डंडियां हैं, और उनके बीच में क्या है, एक छोटी सी कुंडली बनी हुई है, या एक फिलामेंट लगा हुआ है। फिलामेंट किसका है, टंगस्टन का है। अब इस टंगस्टन की विशेषता क्या होनी चाहिए, एक तो रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, हीट उतनी ज्यादा निकलेगी, हीट ज्यादा निकलेगी तो टंगस्टन का वायर ज्यादा गर्म हो जाएगा, ज्यादा गर्म होने की वजह से प्रकाश को उत्सर्जित करने लगेगा। लेकिन अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तब ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब हम इसमें अक्रिय गैस या नाइट्रोजन भर देते हैं, उसकी वजह ये है कि इसमें से अगर केवल और केवल रेडिएशन के रूप में ऊष्मा निकलेगी तो ये फिलामेंट जल्दी फूक जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए कि अगर जैसे मान लीजिए किसी जगह पे पानी भर रहा है, तो हम जितने ज्यादा लोग वहां से पानी को बाहर फेंकेंगे उतना ही उस जगह पे पानी कम भरेगा। तो फिलामेंट पर क्या हो रहा है, एक तो रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा बाहर जाएगी, दूसरा अगर इसमें हम कोई गैस भर देंगे जो गैस क्रिया नहीं करती है, अक्रिय टाइप की गैस, नियोन, आर्गन या फिर नाइट्रोजन भर देंगे, तो वो गैस के अणु भी संवहन धाराओं द्वारा कुछ ऊष्मा को क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे, जिससे जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर जितना हो जाना चाहिए था उससे थोड़ा कम रहता है। इसकी वजह से क्या है, बल्ब के फूकने की, खराब होने की, फ्यूज होने की थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है, इसलिए गैसों को भर दिया जाता है। हाँ, बहुत सारे बल्ब ऐसे होते हैं जो निर्वात वाले भी होते हैं, कि निर्वात वाले बल्ब की आयु किसी गैस भरे हुए बल्ब से थोड़ी सी कम होती है। अब दूसरी जो चीज है वो है फ्यूज तार, वैद्युत फ्यूज। फ्यूज तार क्या है भाई, ये ऐसी चीज है जिसको घर के या जहां से हम बिजली कनेक्शन ले रहे हैं वहां पे इसको लगा देते हैं। तो अगर मान लीजिए गलती से किसी ने बिजली को छू लिया, या मान लीजिए कोई तार है धरती से टच हो गया, या मान लीजिए तार आपस आपस में अगर मिल गई, इस घटना को, ये जो सारी घटना हुई है, इनको शॉर्ट सर्किट होना कहा जाता है। अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो इसका मतलब जो टोटल हमारी वायरिंग है, टोटल हमारा जो कनेक्शन है, उस पर भार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भार बढ़ जाने का सीधा सीधा सा मतलब होता है भैया कि जहां पे भार बढ़ गया इसका मतलब करंट की सप्लाई बढ़ गई। करंट की सप्लाई बढ़ गई इसका मतलब हीट ज्यादा बनेगी। इसका मतलब तार ऐसा हमको लगाना है कि जो जैसे ही ज्यादा सप्लाई हो तुरंत पिघल जाए। पिघल जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, घर के लिए सप्लाई कट जाएगी। कट जाएगी तो बाकी पंखे, रोड, टीवी, फ्रीज वगैरह जो जो सामान है वो सब फूकने से, खराब होने से, फ्यूज होने से बच जाएंगे। इसका मतलब अब इसमें क्या होना चाहिए भाई, तार को हमको जल्दी से जल्दी पिघलाना है, इसलिए इसकी खासियत ये होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो हीट ज्यादा क्रिएट करेगा, जल्दी पिघलाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तो खुद ही जल्दी पिघल जाएगा। इसलिए कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध। ये क्या होता है, ये टिन और लेड से मिला करके बनाया जाता है, एक मिश्र धातु होती है टिन और लेड की, उसके द्वारा फ्यूज तारों को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे भैया वैद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसके अलावा एक हीटर और होता है, जैसे वैद्युत बल्ब में हमने देखा टंगस्टन का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे वैद्युत प्रेस में या हीटर में एक वायर का प्रयोग किया जाता है जिसे नाइक्रोम कहा जाता है। नाइक्रोम के केस में भी क्या होता है, नाइक्रोम क्या है, निकिल प्लस क्रोमियम, इन दोनों को, निकिल और क्रोमियम को मिलाकर के एक अलॉय बनाया जाता है, मिश्र धातु बनाई जाती है जिसको नाइक्रोम नाम दिया गया है। इसकी भी क्या खासियत होती है, चाहे वैद्युत प्रेस हो, वैद्युत हीटर हो, इनमें भी रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से पिघल जाएगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हाँ, वैद्युत बल्ब की तुलना में इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखेंगे वैद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभावों को फैराडे के नियमों के द्वारा
एक्सप्लेन किया जाता है। असल में रासायनिक प्रभाव का मतलब है कि अगर किसी कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब हमने किसी तरल पदार्थ में जैसे पानी में कोई अम्ल है, क्षार है या कोई लवण है, मतलब ऐसी चीज को घोल रखा है जो पानी में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाती है। जैसे हमने खाने का नमक घोल दिया तो वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ऐसी चीजों को वैद्युत अपघट्य कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें, उससे क्या हो जाता है, संगठन में परिवर्तन आ जाता है। मतलब एक सिरा, जैसे इसको हम वोल्टामीटर कहते हैं, इस तरह की संरचना को आप बैटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि बैटरी तब कहते हैं जब विद्युत धारा को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। पॉजिटिव वाला जो सिरा होता है उसको एनोड कहा जाता है, नेगेटिव वाला जो सिरा होता है उसको कैथोड कहा जाता है। और यहाँ एक सॉल्यूशन भर दिया जाता है, उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्लोरीन आके जमना स्टार्ट हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो नेगेटिव वाले के पास सोडियम जाकर के जमा हो जाएगा। इस तरह से आयनों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। मतलब अम्ल क्षार लवण में वैद्युत धारा का प्रवाहित होना ही क्या है, रासायनिक प्रभाव है, जिसकी वजह से उनके आयनों का एक्सचेंज या मूवमेंट होने लगता है। अब इसके उदाहरण क्या है, वैद्युत सेल, वैद्युत अपघटन, ये सभी इसके उदाहरण हैं। वैद्युत अपघटन की बात करें, भैया इसका क्या है, फैराडे ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, पदार्थ का द्रव्यमान संपूर्ण आवेश के अनुप्रमाणुपाती होता है। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करेंगे, फैराडे ने 2 नियम दिए इसके संबंध में। उन्होंने कहा कि भैया देखिए, जितना ज्यादा आवेश आप प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा ये आयन एक दूसरे पर जाके चिपकते चले जाएंगे, उतनी ही मात्रा चिपकती चली जाएगी, मतलब द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होगा इन आयनों का। और जितने ज्यादा टाइम तक आप वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे, पहला नियम, और जितने टाइम तक प्रभावित करोगे, दूसरा नियम। इस तरीके से उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो प्रवाहित धारा है, ये पदार्थ के खुद के गुण पर, जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहा जाता है, उस पर भी निर्भर करती है। भाई जैसे सोडियम की 1+1 उसकी वैलेंसी है, यहीं पे अगर एल्युमिनियम हो जाएगा तो 3 वैलेंसी हो जाएगी, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। सोडियम को सेटिस्फाई करने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होता है, ये चीज उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग या वैद्युत लेपन में कर सकते हैं। वैद्युत लेपन का मतलब होता है एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। यदि आप किसी धातु पर जिंक की परत चढ़ा रहे हैं तो यही वैद्युत लेपन क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ये जो हमने युक्ति बनाई है, इसको वोल्टामीटर कहा जाता है। वोल्टामीटर का प्रयोग गैल्वेनाइजेशन के लिए, वैद्युत लेपन के लिए, इलेक्ट्रोटाइपिंग के लिए, मतलब जो धातु से अक्षर लिखे जाते हैं उनको बनाने के लिए, धातु के शुद्धिकरण के लिए, धातु के निष्कर्षण के लिए, और जो आभूषण होते हैं उनकी साफ सफाई इत्यादि के लिए प्रयोग ये सारा का सारा किया जाता है। वैसे वोल्टामीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आवेश मापन के लिए किया जाता है। उसकी वजह यह है कि आयन एक दूसरे की तरफ यहाँ पे जाते हैं, आयनों को काउंट करके या इनको तोल करके हम क्या कर सकते हैं, आवेश की मात्रा पता कर सकते हैं। तो आवेश को मापने वाली मशीन को वोल्टामीटर कहते हैं, वोल्टेज को नापने वाली मशीन को वोल्टमीटर कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, आभूषणों को साफ करना हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोटाइपिंग हो गया, ये सारे के सारे काम हमारे रासायनिक प्रभाव के द्वारा ही किए जाते हैं। अब वैद्युत धारा का जो तीसरे टाइप का प्रभाव है उसको चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब अगर किसी तार में, तार कैसा होना चाहिए, अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो उसमें प्रभाव दिखा देगा। ऐसा होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा वो चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा।
तो अगर किसी तार में या किसी वस्तु में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बनने को ही वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है भैया? वैद्युत मोटर में, लाउड स्पीकर में इसका प्रयोग होता है। अब वैद्युत मोटर क्या है? वैद्युत मोटर है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली चीज। ठीक, अब आगे देखते हैं। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा और अभी हम थ्योरी को देखते हैं। यहां पे भी दो नियम दिए गए। जब चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे तो दो नियम दिए गए। एक नियम दिया गया लेंज के द्वारा। ये कहा गया कि जब किसी एक कॉइल को अगर हम मूव कराते हैं तो उसमें जो भी तार होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे, तो एक धक्का इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगने लग जाता है और उस धक्के को ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ये असल में चुंबकीय प्रभाव का ही एक वजह होती है। अब अगर हम ये कहें कि ईएमएफ क्रिएट हो गया है तो लेंज ने ये कहा कि ईएमएफ हमेशा अपने पैदा करने वाले कारक को खत्म करता है। मतलब अगर मान लीजिए ये मेरा हाथ अगर नॉर्थ है और ये हम कोई कुंडली या मान लीजिए हमने तार को इस तरीके से लपेट करके कोई एक गोल चीज बना रखी है और कनेक्शन कर रखे हैं, अगर इसको हम इसकी तरफ लेके आएंगे और ये अगर नॉर्थ है, चुंबक का अगर ये नॉर्थ है तो इस कॉइल में भी नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को दूर भगाते हैं, समान एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और जब हम इसको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो इस कुंडली में साउथ बन जाएगा। साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जब भी आप रिलेटिव मोशन करने की कोशिश करेंगे, सापेक्ष गति करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा आपकी गति का विरोध किया जाएगा। मतलब जो उत्पन्न होता है ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड धारा या प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न होती है, वो हमेशा अपने कारक का विरोध करती है और चुंबकीय प्रभाव के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है फैराडे का नियम। फैराडे साहब ने ये कहा कि जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो नेगेटिवली एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, मतलब आप परिवर्तन जितना ज्यादा करेंगे, जितनी बड़ी कॉइल होगी उतना ही ज्यादा उसमें ईएमएफ होगा, उतनी ही ज्यादा उसमें धारा उत्पन्न होगी। दूसरी बात, जितनी ज्यादा तेजी से आप रिलेटिव मोशन करेंगे, जितनी ज्यादा तेजी से मूव कराएंगे, उतनी ही ज्यादा धारा उत्पन्न होगी, उतना ही ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ कुछ नहीं है भैया, ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर के द्वारा नापा जाता है और ईएमएफ वास्तव में विभव ही होता है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ये वोल्टेज ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसके यूज की बात करें तो वैद्युत मोटर में इसका यूज किया जाता है। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली मशीन को हम क्या कहते हैं? वैद्युत मोटर के नाम से जानते हैं। ये इस तरह की एक चीज होती है, एक तरफ एक चुंबक रख दी, दूसरी तरफ दूसरी चुंबक का हमने साउथ सिरा रख दिया, यहाँ पे कॉइल हमने एक बिछा दी और अगर इसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वैद्युत धारा की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कभी विरोध करेंगे, कभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिसकी वजह से ये कॉइल क्या करेगी? गोल 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 घूमने लग जाएगी। तो ये मोटर है। अगर मान लीजिए हमने इसको गोल गोल घुमा दिया तो इसमें ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, मतलब इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तब इसी चीज को हम क्या कह देते हैं? वैद्युत जनरेटर कह देते हैं या डायनामो आप कह सकते हैं। अब इसका जो तीसरा प्रयोग है, एक तो मोटर हो गया, दूसरा वैद्युत जनरेटर हो गया, तीसरा है इसका उपयोग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वो युक्ति है जो केवल और केवल एसी धारा का, अल्टरनेट करंट का वोल्टेज या तो बढ़ा देती है या फिर कम कर देती है। अर्थात एसी धारा के वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने वाली युक्ति को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जब ये वोल्टेज को बढ़ाती है तो इसको स्टेप अप या उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और भैया जब ये कम करती है तो इसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें दो कॉइल होती हैं, एक को प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के आधार पर काम करने वाली ऐसी युक्ति जो एसी धारा के वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देती है, ट्रांसफार्मर कहलाती है। और ये भी किसके आधार पर काम करता है? ये भी इंडक्शन के आधार पर या वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर ही काम
करता है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। भाई ऐसी धातु का प्रयोग करेंगे, जैसे हम मान लीजिए चांदी के बारे में बात करें, तो चांदी का क्या है, चांदी का रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, बहुत कम, या ये कहिए सबसे कम प्रतिरोध चांदी का ही होता है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो ये तो क्या करेगी, ये तो चुंबकीय प्रभाव दिखाएगी, ये ऊष्मीय प्रभाव नहीं दिखाएगी। धातु ऐसी होनी चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। ये जो एग्जांपल दे रखे हैं इसमें हालांकि लोहा भी है, पर लोहे का अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट तो वो काफी कम होता है, तो लोहा पिघल जाएगा, तो वो जो भी बल्ब हम बनाएंगे वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, जैसे उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, लोहा पिघल जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो टंगस्टन ऐसी धातु है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए ऐसी धातु का हम बल्ब के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, टंगस्टन नाम की जो धातु है उसका बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि इसका गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो काफी ऊंचा है, और बल्ब में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 2100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मैक्सिमम। ठीक है, या एवरेज कह लीजिए, मैक्सिमम लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, बाकी इससे ऊपर नहीं जाता है। अब ये पिघलेगा कितने पर, 3400 पे, इसका मतलब बल्ब कितना भी गर्म हो जाए, टंगस्टन पिघलने से तो रहा। और जब ये ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये श्वेत तप्त हो जाता है। पहले कोई चीज लाल होती है गर्म, उसके बाद वो क्या होती है, श्वेत हो जाती है, और भी अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। जब हमने ऊष्मा के विषय में पढ़ा था तो इन चीजों को पढ़ा था, वीन का विस्थापन नियम हमने देखा था। तो ये क्या कहता है, श्वेत तप्त होकर के श्वेत प्रकाश देने लगता है। वैद्युत बल्ब धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण होता है। आगे देखते हैं भैया, कह रहा है जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है या गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तब ये क्या कह रहे हैं भाई, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, और कह रहे 80% ऊष्मा की हानि हो जाती है। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, आगे इसको देखते हैं। कह रहे हैं वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न और नहीं नष्ट किया जा सकता है, किंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार वैद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। देखिए आइडियल कंडीशन में तो ये बिल्कुल सही बात है, आदर्श अवस्था में तो आप 100% कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रियल कंडीशन में क्या रहेगा, घर्षण नाम की एक चीज जरूर रहती है। इसलिए 100% वैद्युत ऊर्जा को, जब वैद्युत ऊर्जा हम खर्च करेंगे तो उसको 100% गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि कन्वर्ट किस में होगा, गतिज ऊर्जा में प्लस ऊष्मीय ऊर्जा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा मोटर चलती है तो मोटर ही तो वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है, लेकिन मोटर चलते चलते गर्म हो जाती है, इसका मतलब कुछ ऊर्जा किस में खर्च हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी खर्च हो रही है। तो आदर्श अवस्था में हम ये मान के चलेंगे कि घर्षण क्या है, शून्य, घर्षण शून्य है, इसलिए ऊष्मीय ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसलिए 100% वैद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 100% गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं, कह रहा है वैद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। भाई देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु और इनमें से कोई नहीं। वैद्युत बल्ब के अंदर हम ऐसी गैस भरेंगे जो फिलामेंट से रिएक्ट ना करती हो, मतलब अक्रिय नेचर की कोई गैस भरेंगे। अक्रिय नेचर की कोई गैस क्या हो सकती है, हीलियम फैमिली की जो गैसें हैं, हीलियम हो गई, नियोन हो गई, रेडोन हो गई, जीनोन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, उस फैमिली की गैसों को भरा जा सकता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन को भी भरा जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन टंगस्टन के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती है। अब इस वजह से इन दोनों को अगर भर देंगे तो आपस में कोई क्रिया नहीं होगी, लेकिन टंगस्टन ऑक्सीजन के साथ, वायु में ऑक्सीजन जरूर होगी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है तो इसका वैसे कोई मतलब नहीं बनता है, इसका मतलब इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है। ये अगर कोई गैस हम भर देंगे तो टंगस्टन से क्रिया करके
टंगस्टन पे जंग बना देगी, मतलब टंगस्टन को खराब कर देंगी, जिससे बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। कोई भी गैस नहीं भरी जाती है, नाइट्रोजन और आर्गन, आर्गन भी क्या है, हीलियम परिवार की ही गैस है। आर्गन को बल्ब में भरा जाता है, नियोन को जो फ्लैश बोर्ड लगाए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए, बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं रात को चमकने वाले, उनमें भरा जाता है। तो हम अक्रिय गैसों को भर सकते हैं। गैस भरी होती है, जबकि कम सामर्थ्य वाले बल्बों के अंदर निर्वात होता है। कोई भी गैस नहीं भरेंगे बस, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर बल्ब कम गर्म हो रहा है तो निर्वात रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा गर्म हो रहा है तो फिर उसकी वजह से फ्यूज हो जाएगा। इसलिए कोई ना कोई गैस हमको भरनी पड़ती है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब ये कह रहा है जलते हुए बल्ब के लिए तंतु का सामान्य ताप क्या होता है। तो तंतु का ताप हमने पढ़ा था 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं। इसमें 2100 के लगभग क्या आ रहा है, मैक्सिमम था 2500 और एवरेज 2100 मान के चल रहे थे। तो लगभग 2000 से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ऑप्शन, अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को हमने डिस्कस किया है। तो डायरेक्ट अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए ये तो बल्ब की बात हो रही है, अगर हीटर के लिए बात करता तो हीटर की जो स्प्रिंग होती है जो कि नाइक्रोम की बनी होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बल्ब का टेम्परेचर लगभग 2100 डिग्री सेंटीग्रेड हम मान के चलते हैं एवरेज। कुछ बल्ब ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, कुछ का और कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भाई कि जलते हुए बल्ब के जो तंतु है उनका टेम्परेचर कितना है, 2000 से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। धारा प्रवाह के कारण प्रकाशीय तंतु गर्म होता है। जब तापमान बढ़ जाता है और प्रकाश उत्पन्न होता है तो वैद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट तप्त होने से प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसे उद्दीप्ति कहते हैं। ठीक है, बस ये वाली लाइन ये आप अंडरलाइन कर लेना कि जब फिलामेंट तप्त होता है तो प्रकाश उत्सर्जित होता है, और ये घटना क्या कहलाती है, उद्दीप्ति कहलाती है। बस इसमें यही काम का है, बाकी ऑलरेडी हम सारी चीज पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। तो यहां से आप एक ये नया डाटा है तो इसको अलग से हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से कौन सी मिश्र धातु का बना होता है। कह रहे हैं भाई टंगस्टन एवं आयोडीन का, टंगस्टन एवं ब्रोमीन का, टंगस्टन और सोडियम का, टंगस्टन और मोलिब्डेनम एवं सोडियम का। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। कह रहे हैं हेलोजन लैंप का जो तंतु है वो टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दो चीजें याद रखनी है, नॉर्मली जो भी बल्ब होंगे उनमें टंगस्टन जरूर प्रयोग किया जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलोजन लैंप के लिए स्पेशल एक कंडीशन है। तो हेलोजन लैंप के केस में क्या होगा, आपको याद रखना है, हेलोजन लैंप के केस में सोडियम को भी साथ में ले लिया जाता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। सोडियम लैंप या सोडियम जहां कहीं भी होगा वो येलो कलर का प्रकाश क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ पे आपको एक अंडरलाइन करनी ये है कि तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो सोडियम धातु जहां भी होगी पीला इफेक्ट शो करेगी लाइट के केस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेटिव है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और दूसरा टंगस्टन और सोडियम अंडरलाइन कर लीजिए, किसके लिए, हेलोजन लैंप के लिए। तो ये इंफॉर्मेटिव यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। कह रहा है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, नियोन के साथ सोडियम वेपर और नियोन के साथ मरकरी वेपर। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आर्गन के भाई आर्गन बढ़ते हैं, नियोन को प्रयोग किया जाता है जहां पे हमको फ्लैक्स लगाने होते हैं, बड़े बड़े हमको होर्डिंग्स लगाने होते हैं रात में चमकने वाले। तो मरकरी वेपर का भी प्रयोग किया जाता है, सोडियम वेपर का भी, लेकिन आर्गन के साथ सोडियम वेपर वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा सटीकता के नजदीक है। और दूसरा भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में 60 से 70% वैद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, इसलिए ट्यूब की तुलना में बल्ब की दक्षता कम होती है। ट्यूब जो घर में इस तरह की आपने देखी होंगी, लंबी लंबी इस तरीके की लगी होती है, तो उनमें दो तरह की चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। एक तो आर्गन भरी हुई है अंदर, और दूसरा क्या है, क्या भरा हुआ है, मरकरी वाला भरा हुआ है। अगर इसमें हम क्या भर देंगे, सोडियम भी भर सकते हैं, लेकिन सोडियम भर देंगे तो फिर ये कैसा प्रकाश देगा, फिर ये पीला प्रकाश उत्पन्न करेगा। लेकिन घर में जो रॉड लगी होती है वो हल्का
ब्लू कलर का या हल्का नीला प्रकाश देती है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप अलग से अंडरलाइन कर लीजिए। आगे देखते हैं श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। कह रहे तांबे के तार को गर्म करके। तांबे के तार को गर्म करेंगे, उसका तो भैया क्या है, उसका तो रेजिस्टेंस बहुत कम है। तांबे का तार तो क्या करेगा, पंखे जैसा या चुंबकीय प्रभावों को प्रदर्शित करेगा। कह रहा है परमाणु को उत्तेजित करके, तंतु को गर्म करके, अणुओं को दोलित करके, अणुओं को ज्यादा अगर तेजी से हम वाइब्रेट करा दें तो वो भी एक तरीका है, लेकिन इससे ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। श्वेत प्रकाश के लिए क्या कर सकते हैं भाई, तंतु को बहुत ज्यादा गर्म कर दीजिए, श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। हालांकि इनमें से देखा जाए तो एक ए ऑप्शन को छोड़ के बाकी परमाणु को उत्तेजित करके भी प्रकाश पैदा किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश अणुओं को ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट करा करके भी प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि लिमिट नहीं दे रखी और फिजिक्स में सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ज्यादा सटीक ऑप्शन तंतु को गर्म करके प्रकाश को उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे आसान मेथड है। बल्ब में इस मेथड का यूज किया भी जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में अणुओं को दोलित पैदा करके नहीं, बी करेंगे इसमें, बल्ब को गर्म करके। अब ये अगर ये बात कहां की हो रही है, बल्ब की हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें CFL की तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। उसको हम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे CFL का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। अब भाई जब तक मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम डिस्चार्ज ट्यूब नहीं पढ़ेंगे, तब तक CFL का कॉन्सेप्ट ही हमको समझ में नहीं आएगा, फिर उस चीज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ सिंपल सिंपल चीजें जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ये भी वही आ गया, CFL वाली बात आ गई। CFL को अधिमान दिया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित आवलिक विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है और इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई, इसका बाकी बल्बों की अपेक्षा एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो कह रहा है फ्लोरोसेंट के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। एक बिजली बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट को अधिमान दिया जाता है, क्योंकि ये बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा को प्रकाशिक ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। अर्थात 100 वाट का बल्ब वैद्युत ऊर्जा का 5% भाग ही प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि CFL क्या कर देती है, 60% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाशिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या पूर्ण रूप से वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त CFL की बाह्य सतह का अधिक होना प्रकाश प्रसार करने हेतु कोई प्रभाव नहीं डालती है और वोल्टेज के उतार चढ़ाव का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कह रहा है लगभग पूर्ण रूप से, लगभग पूर्ण रूप की वजह से क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये तो क्या करेगी, सिर्फ 60% ही कन्वर्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं, ये तो वही हो गया। CFL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये तो अभी बार बार हम उसी को देख रहे हैं। CFL का पूर्ण रूप क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है। इसे ऊर्जा बचत प्रकाश और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कहा जाता है। 15 वाट की CFL 60 वाट के दीप्त बल्ब जितना प्रकाश उत्पन्न करती है, यह बल्बों की तुलना में 15 गुना ज्यादा एफिशिएंट होती है, उससे इतना ज्यादा चलती है। इसलिए ये क्या होती है, वैद्युत बल्ब की तुलना में ज्यादा ऊर्जा दक्ष होती है। आगे देखते हैं, कह रहा फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज जो तार है उसका अभी हमने देखा था कि ये क्या होता है, टिन और टीबी का या लेड का बना होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, जल्दी गल जाता है। तो ये वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, चाहे वैद्युत प्रेस की बात करें, वैद्युत हीटर की बात करें, वैद्युत बल्ब की बात करें, या फिर फ्यूज वायर की बात करें, ये सभी ऊष्मीय सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो फ्यूज का सिद्धांत वैद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। कभी कभी घरों के परिपथ में शॉर्ट सर्किट या लघु पतन हो जाता है, मतलब तार आपस में टच हो जाते हैं, धरती से टच हो जाते हैं, कोई इंसान उनको टच कर लेता है, तो इसकी वजह से उपकरणों में धारा का मान बढ़ जाता है और इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उपकरणों के जल जाने का भय रहता है। परिपथ के इस दोष को दूर करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम फ्यूज कहते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट कम। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। तो अभी हमने बार बार बात कर रहे थे कि भाई ये टिन और पीबी या लेड
इनके मिश्र धातु से बनी होती है। तो टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। निकेल की बना देंगे तो वो तो पूरी तरह से क्या है, सुचालक का काम करेगा। तो फिर तो कितनी भी करंट आती जाती रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले घर में आग लग जाए, निकेल नहीं बना सकते। केवल शीशा भी काम नहीं करेगा, केवल टिन भी काम नहीं करेगा, बल्कि दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। मिक्सचर इसलिए ले रहे हैं, इसकी वजह से रेजिस्टेंस तो बढ़ जाता है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका जो पिघलने का बिंदु है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मिश्र धातु थोड़े से अलग नेचर को शो करते हैं, इसलिए हम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। लेड, अगर प्योर लेड ले लेंगे, प्योर शीशा ले लेंगे, तो शीशा क्या है, सबसे अधिक कुचालक है, या सबसे सॉरी सबसे कम, ऐसे करके ज्यादा ठीक रहेगा, सबसे कम सुचालक धातु है। पर इसमें समस्या क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। टिन क्या है, टिन चालक तो है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि सबसे कम सुचालक है, मतलब एक तरह से कुचालक टाइप का व्यवहार कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ा देगा, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसलिए दोनों का एक मिक्सचर यूज हम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टिन और शीशे की मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, और ये क्या होता है, फ्यूज तार को चीनी मिट्टी के बने होल्डर पर लगे दो धात्विक टर्मिनलों के बीच, जैसे मान लीजिए ये एक चीनी मिट्टी का बर्तन हो गया, यहाँ पे टर्मिनल लगा दी और यहाँ पे उस तार को जोड़ दिया, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। और फ्यूज को हमेशा क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में लगाएंगे भाई, श्रेणी क्रम का मतलब हो गया तार ये आया, यहाँ पे हमने फ्यूज जोड़ दिया और फिर तार इधर जुड़ गया। इस तरीके से जो अरेंजमेंट होगा उसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। तार ये गया और हमने क्या किया, किसी चीज को यहाँ पे जोड़ दिया, तो इसको समांतर क्रम कहा जाता है। तो श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि ये धारा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर वोल्टेज को कंट्रोल करना होता तो हम समांतर क्रम में किसी चीज को जोड़ते। ठीक है, मेंज वैद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में कौन सा कथन सही है, ये कह रहा है सही पूछ रहा है, तो क्या ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है, नहीं, ये जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में। कह रहा है यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, चांदी से बना होता है, नहीं, ये होता है टिन प्लस लेड से बना हुआ। ये कह रहा है इसका गलनांक निम्न होता है। क्या मेल्टिंग पॉइंट निम्न होता है, बिल्कुल, इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। तो क्या कह रहा था, सही पूछ रहा था, गलनांक निम्न होता है, यही, बहुत ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए, हाँ एवरेज रूप से उच्च तो होना चाहिए। तो काफी हद तक ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन अगर दोनों में से देखा जाए, देखो दोनों ही स्टेटमेंट, ये दोनों गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें बहुत उच्च दे दिया है। अगर कहता उच्च प्रतिरोध होता है तो ठीक था, बहुत उच्च दे दिया है, इस वजह से ये डाउटफुल ऑप्शन है, या ये कहिए कि उतना सटीक ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कथन सी सही है, मेंस प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। क्यों, क्योंकि भैया इसका गलनांक निम्न होता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार पिघल जाता है और वैद्युत धारा क्या हो जाती है, घर में जाना बंद हो जाती है, कटआउट हो जाता है। घरेलू पथों में प्रयोग होने वाली फ्यूज की अनुमत वैद्युत धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर आदि होती है। वो आपको कैसी जरूरत है उसी हिसाब का आपको फ्यूज वायर मिल जाएगा। ठीक है, कि कितनी धारा को अलाउ करेगा। जैसे हमने मान लीजिए 1 एम्पियर का लगा दिया, 1 एम्पियर से जैसे ही प्लस धारा जाएगी तुरंत ये क्या हो जाएगा, पिघल करके कट कर देगा कनेक्शन। देख रहे, घरेलू वैद्युत तार स्थापना मूलतः श्रेणी संबंधन है, समांतर संबंधन है। श्रेणी और समांतर संबंधनों का संयोग है, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंधन और अन्यत्र समांतर है। घर में जो कनेक्शन दिया जाता है वो समांतर रूप में दिया जाता है। घरेलू में जितने भी कनेक्शन किए जाते हैं समांतर क्रम में किए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि समांतर क्रम हो गया, ये हमने यहाँ पंखा जोड़ दिया, हमने यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया, हमने यहाँ पे कोई मान लीजिए हीटर का यूज कर लिया, हम कोई अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान रहता है। विभव समान रहेगा तो सबको समान विभव मिलता चला जाएगा।
जिसकी वजह से हर एक एपरेटस प्रॉपर काम कर पाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो धारा तो समान हो जाएगी, विभव अलग अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ चीजें तेज चल जाएंगी, कुछ धीमी चलेंगी। ठीक है। यदि एक टूट जाए तब भी अन्य तारों में धारा प्रवाहित होती रहती है। इसका एक फायदा ये भी है कि इसमें अगर गड़बड़ हो गई तो हो जाओ भाई, इस पे ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, एक बेनिफिट ये भी है। चलिए आगे देखते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, ये कह रहा है वैद्युतमय तार, उदासीन तार। ये भी क्या है, एक फैक्चुअल टाइप की इंफॉर्मेशन है। दो तरह के तार हम यूज करते हैं, एक होता है रेड वायर, एक होता है ब्लैक वायर। कह रहा है घरेलू सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार उदासीन होता है, जबकि वैद्युतमय या मेंस के लिए लाल रंग के तार तथा भू संपर्क के लिए हरे रंग के तार का प्रयोग करते हैं। तो काला तार है वो कैसा है, न्यूट्रल है या शीतल है, उसमें कोई आवेश नहीं जाता है। अगर लाल है तो इसका मतलब उसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। और अगर हरा है तो उसको हमने क्या किया है, जमीन में गाड़ने के लिए, ताकि अगर कभी मान लीजिए घर पे बिजली गिर जाती है या मान लीजिए वोल्टेज एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वैसे कंडीशन में अतिरिक्त वोल्टेज को या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में अतिरिक्त वोल्टेज को जमीन को सप्लाई किया जा सके, उसके लिए हरे या तीसरे रंग की तार का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो स्विच बोर्ड होता है उसमें इस तरीके से, तो ये जो तीसरा वाला पोर्शन होता है ये होते हैं लाल और काले के लिए, और जो तीसरा जो बड़ा वाला जो उसमें टर्मिनल होता है वो क्या होता है, जमीन में लगाने के लिए या भू संपर्क के लिए लगाया जाता है, तीसरा वाला बड़ा टर्मिनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए फ्यूज के रूप में। अर्थ का प्रयोग क्या होता है, अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। भाई अगर अर्थ से लगा देंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा सब कहां पे चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा ना। अब अगर मान लीजिए हमने अर्थ का प्रयोग नहीं किया है तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो वैसी कंडीशन में क्या होता रहेगा, ये पूरे के पूरे सिस्टम को ही कोलाप्स कर देगा, जला करके राख कर देगा। लेकिन अगर हमने एक्स्ट्रा वोल्टेज को जमीन में भेज दिया तो हमारा एपरेटस या जो मशीन होगी वो बच जाएगी। किसी भी उपकरण की अर्थिंग करने का सबसे पहला कारण होता है कि हम वैद्युत झटके से बच सकें। कई बार हमारा उपकरण खराब हो जाता है जिसके कारण उसके धातु वाले हिस्से में लीकेज करंट आ जाता है, तो ऐसे करंट से बचने के लिए हम उपकरण की अर्थिंग कर देते हैं, ताकि जो भी करंट है वो पृथ्वी में चला जाए और हम क्या रहें, सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक, अब देखिए 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। अभी हमने बात करी थी छोटी छोटी तो होती है, एक होती है ब्लैक वायर के लिए, एक होती है रेड वायर के लिए, और जो बड़ी वाली होती है वो किसके लिए होती है, ग्रीन वायर के लिए होती है। अर्थात इसको भू संपर्क के साथ जोड़ने के लिए इसको तैयार किया जाता है। तो 3 बिजली के प्लग में से सबसे लंबी पिन को आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। आधार मतलब जमीन से जोड़ने के लिए 3 पिन प्लग में सजीव या फेज, उदासीन एवं आधार, जिसको आधार को क्या कहते हैं, अर्थ या ग्राउंड सिरे होते हैं। दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में फेज और उदासीन तारों को, मतलब रेड को और ब्लैक को जोड़ते हैं, जबकि तीसरी सबसे लंबी पिन को अर्थ या ग्रीन से जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, भैया उसको हम कहते हैं, देखिए रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम सेल कहते हैं। और जब कई सेल मिल जाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। ये सभी के सभी वैद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। इसमें बैटरी ही दे रखा है तो यही ऑप्शन हो जाएगा। सेल दे रखा होता तो सेल और बैटरी कोई भी एक हो जाता। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह बैटरी कहलाता है। इसका निर्माण 2 या 2 से अधिक वैद्युत रासायनिक सेलों के संयोजन से होता है। और मोबाइल की बात करें तो इसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। भाई सेलों को अलग अलग आधारों पर बांटा जा सकता है, जैसे एक होते हैं प्राथमिक सेल, दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल, एक तो ये तरीका है। एक होते हैं
ड्राई सेल, सूखे सेल, और एक होते हैं गीले सेल या वेट सेल। प्राथमिक सेल को क्या कर सकते हैं, एक ही बार यूज कर सकते हैं, मतलब इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इसको क्या कर सकते हैं, बार बार रिचार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। ड्राई सेल क्या है, इसमें पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये पूरी तरह से सूखे होते हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी। और वेट सेल क्या है, जैसे कि लेड आयन बैटरी जो घरों में होती है ना, इन्वर्टर वाली बैटरी, लेड आयन बैटरी, जिसमें बार बार आपको पानी डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से सेलों के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, और सेलों को ही जब अलग अलग कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो बैटरी कहा जाता है। लिथियम आयन बैटरी की बात करेंगे तो वो ड्राई सेल का टाइप है, इधर बात करेंगे तो वो द्वितीयक टाइप का सेल होता है, अर्थात उसको बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन रेडियो में जो प्रयोग होता है सेल, आप उसको देखिए, रिमोट में जो सेल यूज हो रहा है उसको देखिए, घड़ी में जो सेल यूज हो रहा है उसको देखिए, एक ही बार हम उसका यूज कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में और इन सभी में। चलिए आगे देखते हैं इसको। कह रहा है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर, इन सभी में होता है, क्योंकि ये बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है, मतलब ये सेकेंडरी सेल है, इसमें निकेल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वैद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब इस तरीके से मान लीजिए, ये हो गया हमारा सेल, ये इसका इलेक्ट्रोड हो गया, और ये हमने, तो ये कह रहा है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, वो क्या है, अपघट्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, हो रहा है, इसमें बीच में भरा हुआ है। कह रहा है निकेल हाइड्रोक्साइड और जो कैडमियम है वो क्या है, इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग हो रहा है। और ये जैसे एक होता है ना प्लस हो गया, एक हो गया माइनस, यहाँ पे कह रहा है निकेल हाइड्रोक्साइड। निकेल हाइड्रोक्साइड से नेगेटिव या पीछे वाला सिरा बना हुआ है, आगे पॉजिटिव वाला सिरा बना हुआ है इसका कैडमियम से, और भीतर इसमें भरा हुआ है KOH। इस तरह की बैटरी को हम निकेल कैडमियम बैटरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के स्थिरांक हो गया तो क्या हो गया, बिल्कुल फिक्स राशि हो गई ना। तो ये क्या होता है, लगभग 96,500 फेरेड के बराबर होता है। भाई देखिए वर्ड क्या है, स्थिरांक, कांस्टेंट, नियतांक, इसका मतलब ये तो कैसा रहेगा, ये किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, फिक्स वैल्यू के साथ चलता है ये। आगे चलिए, फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। फैराडे स्थिरांक वैद्युत आवेश की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एक तुल्यांक भार को वैद्युत अपघटन द्वारा मुक्त करके इसका मान 96 मतलब 9.6 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। भाई वैद्युत ऊर्जा को अगर गतिज ऊर्जा में कोई चीज बदलती है तो मोटर ऐसा काम करती है। देखिए वैद्युत ऊर्जा, और उसको बदलना किसमें है, गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा किसका प्रकार है, यांत्रिक ऊर्जा का। इसके लिए तो हम करते हैं मोटर का प्रयोग, लेकिन अगर गतिज ऊर्जा को कन्वर्ट करना हो वैद्युत ऊर्जा में तो उसके लिए हम करते हैं वैद्युत जनरेटर या डायनामो का प्रयोग। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे डायनामो होता तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा होता। ट्रांसफार्मर के बारे में हमने देखा था, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, AC धारा के वोल्टेज को या तो कम कर देता है या ज्यादा कर देता है। वैद्युत मोटर ऑप्शन में दिया हुआ है जो वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, इसका उपयोग बिजली के उपकरण, जल पंप, आटा चक्की, बड़ी बड़ी मशीनों, वैद्युत पंखे आदि को चलाने में किया जाता है। कहीं भी किसी भी चीज को घुमाना है तो वहां पे हम मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। वैद्युत मोटर का प्रयोग आजकल तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, गाड़ियां जो आ रही हैं, स्कूटी आ रही है बिजली से चलने वाली, उन सभी में इसी मोटर का प्रयोग किया जा रहा है। ये दो प्रकार की हो सकती है, AC मोटर और DC मोटर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कम वोल्टेज पर काम करने पर वैद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक वैद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। वे अधिक वैद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है। वे V स्क्वायर के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। कम वोल्टेज वैद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। ठीक, अब देखिए इसको देखते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले वैद्युत जो मोटर है वो इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि अधिक वैद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। देखिए सामान्य अगर हम बात करेंगे ओमीय पर, ओम का एक नियम है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब भी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा इसका मतलब V बराबर I R होगा। इसका मतलब प्रतिरोध काम करेगा और जहां प्रतिरोध काम कर रहा है वहां पे ऊष्मीय प्रभाव होगा। इसका मतलब ओम का नियम जहां जहां पे लागू है वहां पे ऊष्मीय प्रभाव होगा। इनको ऐसे जो हमारे सर्किट होते हैं उनको हम ओमीय सर्किट कहते हैं, ओमीय परपथ कहते हैं। अगर एक ओमीय परपथ है तो दूसरा क्या होगा, अनओमीय परपथ होगा। अनओमीय परपथ क्या कहता है, अनओमीय परपथ कहता है जहां पे वोल्टेज और धारा के बीच में उल्टा रिलेशन हो उसको अनओमीय परपथ कहते हैं। और ये क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय प्रभाव में उल्टा रिलेशन होता है। अगर धारा कम रहेगी तो ये वोल्टेज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा वोल्टेज की वजह से क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, मोटर फूक जाएगी। ठीक है, तो ये डाटा ओमीय परपथ का और अनोमीय परपथ का आप यूज कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI निम्न घटना पर आधारित है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर, इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद पर, इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय अनुनाद पर और मानवीय कोशिकाओं का प्रतिचुंबकत्व। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर या इलेक्ट्रॉन स्पिन पर देखते हैं इसको। देखिए क्या कहता है, कह रहा है चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, इसलिए इसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के नाम से भी जाना जाता है। MRI में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त करी जा सकती है। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट हमको अंगों की प्रतिलिपि बना करके दे देता है, चित्र बना करके दे देता है क्लैरिटी के साथ। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक बहुत ही हैवी मैग्नेट हम रख लेते हैं और हम क्या करते हैं, एक कॉइल में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी से होकर के पास होता है। जहां जहां ऊतकों की तरलता या उनका घनत्व या उनकी प्रकृति या उनका प्रकार चेंज होता है, वहां पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसी चीज को कंप्यूटर नोट करता चला जाता है और फाइनल एक पिक्चर के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। अब कंप्यूटर में इस तरह का सॉफ्टवेयर लगाते हैं कि अलग अलग उसने जो चीज फील करी है उन सबको वो एक ही फ्रेम में ला करके जोड़ करके एक इमेज बना देता है। यह मेथड ही क्या कहलाता है, MRI कहलाता है या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते कह रहे चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, रेडियो तरंग का, एक्स किरण का, गामा किरण का। भाई अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे रेडियो तरंगों का उपयोग हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये कह रहा है किसका उपयोग नहीं होता है, तो इन दोनों का तो हो रहा है, इन दोनों का नहीं हो रहा है। चलिए, तो इसका मतलब दो ऑप्शन हो गए तो ई हो जाएगा। इसमें या MRI में एक्स किरण और गामा किरण का उपयोग नहीं होता है। इस तकनीक में शरीर के अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े, कह रहा है एक धातु का तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। बिल्कुल ये सही बात है। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मीय या ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, पारस्परिक संगठन से नहीं होता है। आगे इसको देखते हैं। देखिए होता क्या है असल में, कि जो तार की संरचना है ये हो गया तार। अब तार में क्या होगा, इस तरीके से अणु या परमाणु फिक्स अपनी अपनी जगह पे होंगे, ठोस है तो
एक इलेक्ट्रॉन चला, अब वो इलेक्ट्रॉन चला यहाँ टकराया, फिर वो यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, फिर इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, और इस तरीके से पार निकल गया। अलग अलग अणुओं के साथ, परमाणुओं के साथ वो टक्कर मारता है। इस टक्कर की वजह से ऊष्मा की हानि हो जाती है। ये जो टक्कर है यही इलेक्ट्रॉन के पथ में विरोध कहलाता है, और इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कह देते हैं, जिसकी वजह से ऊष्मा की हानि होती है। अब देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन को। तो कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। वो हमने देख लिया, वजह क्या थी ऊष्मा के निकलने की, अणुओं के पारस्परिक संगठन से नहीं, बल्कि क्या, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की टक्कर की वजह से लगातार ऊष्मा की हानि हो रही है। ठीक है, ए सही हो गया। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जितनी ज्यादा ऊष्मा प्रवाहित होगी उतनी ज्यादा टक्करें होंगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कह रहा है धनायनों के परस्पर संगठन से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के धनायनों से टकराते रहते हैं। इस प्रक्रिया में ये अपनी ऊर्जा चालक के धनायनों को स्थानांतरित, भाई टक्कर होगी तो अपनी ऊर्जा को दे देंगे, अब उसकी वजह से चालक की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। आंतरिक ऊर्जा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। अब देखिए कह रहा है एक समान नहीं होता, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है, वो तो एक समान बनाया नहीं जा सकता, एक नहीं होना चाहिए। 2 और 3, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ न कुछ मात्रा में तो हवा रह ही जाएगी जो फिलामेंट के साथ रिएक्शन कर लेगी, फिलामेंट खराब हो जाएगा। या फिलामेंट का अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है तो फिलामेंट का तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, वो तो 3500 डिग्री तक झेल लेगा, लेकिन जो साइड में धातु हैं जिनके ऊपर फिलामेंट जुड़ा हुआ है वो उतना टेम्परेचर नहीं झेल पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। क्या तीनों सही बता रहा है, सॉरी ये गलत, ये गलत, ये गलत, तीनों सही है। ये भी है, इसको भी सही बता रहा है, देखते हैं कैसे। कह रहा है एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि उसके फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, जिसके कारण प्रतिरोध में असमानता रहती है और तार जल्दी टूट जाता है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, जिसके कारण बल्ब का तंतु गर्म होकर ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके अतिरिक्त साधारण बल्ब में जो सहायक तार उच्च ताप पर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ये जो इस तरीके से लगे होते हैं बल्ब में अंदर, ये बात हो रही है सहायक मतलब ये वाला और ये वाला, फिलामेंट तो खैर झेल जाएगा लेकिन ये पिघल जाएंगे। अब नॉलेज प्लस में क्या बताया जा रहा है भैया, वैद्युत बल्ब की सामर्थ्य अथवा शक्ति अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग होती है, इसलिए सभी वैद्युत बल्बों पर वाट के साथ साथ वोल्टेज भी लिखा रहता है। जैसे 100 वाट और 230 वोल्ट वाले बल्ब का अर्थ है कि यदि बल्ब को 230 वोल्ट पर जलाएं तो इसकी शक्ति 100 वाट होगी। ठीक है, तो साधारण बल्ब के लिए याद रखिए कि जो फिलामेंट होता है वो एक समान नहीं होता है, मतलब अलग अलग नेचर का रहता है। आगे देखते हैं। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। अब इसको देखते हैं, चलिए। कह रहा है डी ऑप्शन इसमें सही बता रहा है, मतलब 1 और 4, 1 सही है 12 वोल्ट होती है और 4 सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह पे H2SO4 का प्रयोग किया जाएगा, और ये सीसा और ताम्र नहीं बल्कि जिंक का और उसका शीशे का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए मोटर कार बैटरी के संबंध में ये 2 कथन सही है। मोटर कार बैटरी के संबंध में वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है और धारिता को आवेश ग्रहण करने की दक्षता को एम्पियर घंटे में मापते हैं। ये सही नहीं है क्योंकि प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और बाकी की हम बात करें तो कार का जो कैथोड है वो लेड ऑक्साइड का और एनोड लेड का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आज की इस पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इसके साथ साथ आप ये जो पुस्तक है अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से, इसको जरूर से खरीद लीजिए क्योंकि कई सारे हमने ग्राफ बनाए
उनको ग्राफ को आप साथ साथ में ऐड करते चले जाएंगे। अगर आप इसी साल पीटी दे रहे हैं तो बाकी की और भी किताबें हैं, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल और इतिहास से संबंधित, इन पुस्तकों को भी ले लीजिए। इसी चैनल पर इन सभी पुस्तकों से संबंधित एमसीक्यूज को कराया जा रहा है। तो आपकी तैयारी को विशेष धार देने के लिए आप प्रीलिम्स पॉसिबल नाम से इस पुस्तक को खरीद लीजिए। तो आज की इस पर चर्चा को हम यहीं विराम देंगे, अगले सेशन में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।